फर्स्ट ईयर। आज हम साइनोफाइसी के एक मेंबर के बारे में बात करेंगे, ऑसिलेटोरिया। इसका वर्गीकरण जो है वो इस प्रकार से है। साइनोफाइसी संवर्ग होता है, गण नॉस्टोकिल्स, और कुल जो है ऑसिलेटोरियसी। ठीक है, तो क्लास साइनोफाइसी, नॉस्टोकिल्स ऑर्डर एंड फैमिली ऑसिलेटोरियसी। तो अगर कैरेक्टर्स हम देखें नॉस्टोकिल्स के, तो ये मोस्टली जो है ये साफ़ पानी में रहते हैं, पाए जाते हैं, और इनका जो सुखाय होता है अधिकांशतः तंतुकी होता है, जिनको हम ट्राइकोम बोलते हैं। ये ट्राइकोम्स जो होते हैं अशाखित होते हैं, श्लेष्मीय आवरण युक्त होते हैं। कुछ में कभी कभी श्लेष्मीय आवरण नहीं भी पाया जाता। अलैंगिक प्रजनन इनके अंदर हार्मोगोनिया के द्वारा हो सकता है, या निश्चेष्ट बीजाणु जिनको अकाइनिड्स बोलते हैं उनके द्वारा हो सकता है, या कभी कभी एंडोस्पोर्स के द्वारा भी होता है। नाउ फैमिली ऑसिलेटोरियसी में भी करीब सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। सुकाय जो होगा ट्राइकोम कहलाता है, अशाकित होता है। लेकिन यहाँ पर तंतु जो है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग विभेदित कर सकते हैं शीर्ष में, और जो नीचे का जो पार्ट होता है तंतु, जो फिलामेंट होता है उसके रूप में। जो एपेक्स होता है इनका, उसमें या तो वो गोल होगा या फिर वो उसमें कोन की आकृति होगी। इस तरह का थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये। हेट्रोसिस्ट इस फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर नहीं पाया जाता, और जनन भी अधिकांशतः हार्मोगोनिया के द्वारा ही होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समूह के अंदर है उसमें यह है कि इसमें दोलन गति पाई जाती है इसके जो भी सदस्य हैं उनके अंदर। और ऑसिलेटोरिया जो नाम रखा गया है वो भी इसी कारण से रखा गया है, क्योंकि इनके अंदर ऑसिलेटरी मूवमेंट होता है, या पेंडुलम की तरह की जो गति है वो पाई जाती है। ये करीब करीब सभी नम स्थानों पर पाए जाते हैं, गड्ढों की तली में, श्लेष्मी परत के रूप में ऑसिलेटोरिया, और लिंबिया जैसे एक और एग्जांपल है तो वहाँ पर मिलते हैं ये। मिट्टी में भी अगर मिलेंगे तो मिट्टी में इनके ऊपर एक गीली सी चिकनी सी परत के रूप में ये पाए जाते हैं। ऑसिलेटोरिया को अगर हम देखें तो अलवणीय जल में फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो होती हैं उनके अंदर, जैसे छोटा सा गड्ढा है, पोखर है, छोटा मोटा तालाब होता है जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर जानवर पानी वगैरह पीते हैं, कुंड हैं छोटे, उनके अंदर झरनों के किनारों पर जहाँ पर पानी थोड़ा सा कम होता है, वहाँ पर पानी की सतह अगर होती है तो वहाँ पर जो झाग होता है पानी का, जिसको हम फेन बोलते हैं, उसके रूप में भी मिल सकता है, और कभी कभी चिकनी सी परत सी बन जाती है उसके ऊपर, उस रूप में भी मिलता है। और आराम से ये जो खड़ा पानी होता है, जो फ्लो नहीं करता, उस पानी में ये मिलते हैं, और ख़ास करके वहाँ पर जहाँ पर कि जिनमें कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है तो उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं। ये ऑसिलेटोरिया के फिलामेंट हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो आड़ी आड़ी लाइनें आपको बहुत सारी दिख रही हैं, इनकी सेल वॉल हैं। तो इनकी ऑसिलेटोरिया में अधिकांश जो इसकी स्पीशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, उनके अंदर ये सेल्स की जो लंबाई होती है वो काफ़ी कम होती है, चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। संरचना के हिसाब से तो सुकाय जो है ये मुक्त जीवी है, पानी में फ्री लिविंग उसके रूप में रहते हैं, अशाकित हैं। कलर इनका फ़र्क हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ब्लू ग्रीन हो सकते हैं, येलो ग्रीन हो सकते हैं, ऑलिव ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउनिश टिंज लिए हुए, रेडिश ब्राउन हो सकते हैं, कभी कभी डार्क ग्रीन भी हो सकते हैं। आपस में गुथे हुए रहते हैं ये मिट्टी में चिकनी परत के रूप में। और एपिकल जो सेल होता है इसका, वो गुंबद के आकार का हो सकता है, तिकोना हो सकता है कभी कभी। तो नीचे के जो सेल्स होते हैं उनसे फ़र्क हुआ, और उसके ऊपर जो बिल्कुल टॉप का पार्ट होता है उसके ऊपर थोड़ी सी थिकनिंग्स होती हैं, थोड़ी मोटी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर की ऑसिलेटोरिया की, जिनके अंदर की जहाँ पर सेल वॉल होती है, क्रॉस सेप्टम होता है, वहाँ पर थोड़ा सा संकीर्ण हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन आ जाती है वहाँ पर, तो चौड़े मोती की माला की जैसे भी कभी कभी इसकी कोशिकाएं लगती हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें कोशिका का, तो सारी की सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो आयताकार होती हैं, और हाइट कम, चौड़ाई बहुत ज़्यादा। सेल वॉल जो है 3 लेयर्ड होता है, जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं वो सबसे ज़्यादा मोटी होती है 2000 एंगस्ट्रॉम्स की, और ये लेयर ही जो है वो क्रॉस सेप्टम बनाती है।
मिडिल लेयर और आउटर लेयर 160 और 90 एंगस्ट्रॉम्स मोटे होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है लूजली रैप्ड होती है, जैसे मिसलेज टाइप का जो होता है उस तरह किसी लेयर बनाता है ये। जो अनुप्रस्थ पट होता है, सेप्टम, क्रॉस सेप्टम होता है, उसकी वही उस वो जो है वो इनर मोस्ट लेयर से ही बनता है खाली। बाकी की जो बाहर की दोनों लेयर्स होती हैं वो अंदर इनफोल्ड नहीं होती हैं जब सेप्टम फॉर्मेशन होता है अंदर की तरफ। और इस परत के अंदर काफ़ी चौड़े छिद्र होते हैं, 7 एंगस्ट्रॉम्स चौड़े छिद्र होते हैं जो कि मिडिल लेयर पर खुलते हैं। इनर मोस्ट लेयर जो होती है सेलुलोजिक होती है। आउटर दो लेयर्स होती हैं पैक्टिनस होती हैं, या फिर जो बैक्टीरिया का सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है उस प्रकार से होता है, और ये कंटिन्यूस परत के रूप में होती है। तो ये आउटर रीजन में होती हैं दोनों परतें, और लगातार एक सतत परत के रूप में पाई जाती हैं। प्रोटोप्लाज्म को अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अच्छे वाले माइक्रोस्कोप में, हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप में, तो वो आउटर क्रोमोप्लाज्म वर्णकी द्रव्य और अंदर का भीतर का जो है सेंट्रोप्लाज्म के रूप में दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इस तरह का कोई विभेदन दिखाई नहीं पड़ता। और अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें हम तो इसकी कोशिका की संगठन प्रोकैरियोट प्रकार की होती है। इसके अंदर कोई भी डबल मेम्ब्रेन की जो संरचनाएं होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज़ नहीं होंगे, इस तरह की संरचनाएं इसमें नहीं होती हैं। जो पिगमेंट पाया जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है इनके अंदर तो पिगमेंट मिलता है। ये जो पिगमेंट होता है ये वेसिकल्स होती हैं, लंबी लंबी पुटिकाएँ होती हैं, उनके अंदर पाया जाता है। ये डबल मेम्ब्रेन की होती हैं। तो वो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ट्यूब्यूल्स कह लीजिए या वेसिकल्स कह लीजिए, उनके ऊपर ये पिगमेंट पाए जाते हैं। इनके ऊपर, इन थाइलाकॉइड्स के ऊपर फाइकोबिलिसोम्स होते हैं। ये फाइकोबिलिसोम्स पर डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए, कैरोटीन्स, सैंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स में सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोआरिथ्रिन, इस तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए राइबोसोम्स होते हैं बहुत सारे। कभी कभी mRNA के साथ में मिलकर के ये पॉलीराइबोसोम्स भी बनाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके अतिरिक्त अल्फ़ा बीटा स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स, अल्फ़ा ग्रेन्यूल जो होते हैं उसमें स्टार्च सिंथेसाइज होता है, स्टोर्ड होता है। बीटा ग्रेन्यूल्स में साइनोफाइसिन स्टार्च होता है। इसी तरह से स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स होते हैं जिसके अंदर की वॉल मटेरियल भरा हुआ रहता है। हमने ये सब चीज़ें डिटेल्स में साइनोफाइसिन के अंदर सेल संरचना है उसमें भी देखा है। रिजर्व फूड मटेरियल इसमें साइनोफाइसिन स्टार्च हो सकता है, साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी रिजर्व फूड मिलता है इसके अंदर। अगर डीएनए को आप देखेंगे तो सेंटर में फाइब्रिलर डीएनए के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा, या फिर क्रिस्टल के रूप में दिखाई पड़ता है। डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के को हम बोलते हैं नेकेड है। नेकेड मीन्स इसके ऊपर कोई भी प्रोटीन इसके साथ में जुड़ी हुई नहीं रहती, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं और दूसरी प्रोटीन्स हैं वो इसके ऊपर नहीं पाई जाती हैं। कुछ जो पानी में पाए जाने वाली ऑसिलेटिव की प्रजातियां हैं उनके अंदर आपको कभी कभी गैस वैक्यूल्स भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनके अंदर क्रोमैटिक अडैप्टेशन भी पाई जाती है, वर्णक अनुकूलन पाया जाता है। इसकी खोज गैडोकोव ने की थी, और इसी के कारण से ये जो कैपेसिटी होती है पिगमेंट्स की चेंज करने की लाइट की कलर के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं वर्णक अनुरूपता, वर्णक अनुकूलन, या फिर गैडोकोव प्रभाव। तो अगर नीली लाइट होती है तो ब्राउनिश येलो कलर हो जाता है। येलो लाइट अगर होती है तो ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। अगर रेड लाइट होगी तो ग्रीन कलर हो जाएगा, और ग्रीन होगा अगर तो उसके अंदर रेड कलर के दिखेंगे ये। तो जो भी लाइट पड़ती है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर इनके अंदर पाया जाता है। ग्रोथ का अगर हम देखें तो जनरली हम मानते हैं कि सामान्यतः एपिकल ग्रोथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एपिकल सेल को छोड़ के कोई भी जो सेल होता है वो डिवाइड कर सकता है। तो इसको हम डिफ्यूज़ ग्रोथ बोलते हैं या अंतर्विष्ट ग्रोथ बोल सकते हैं। सेल्स जो है ए माइटोसिस के द्वारा डिवाइड करते हैं, और पहले गुणसूत्र डिवाइड करता है जो डीएनए मटेरियल होता है। उसके बाद में जो सेल वॉल होती है वो अंदर की तरफ
अभिकेंद्र की रूप से ग्रो करती है, सेंट्रीपिटली ग्रो करती है बाहर से अंदर की तरफ, और अल्टीमेटली बीच में मिल जाती है। इससे साइटोप्लाज्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। गतियाँ इसके अंदर स्वप्रेरित होती हैं, ऑटोनोमस होती हैं, कोई किसी से प्रेरित नहीं होती, और रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं। गति की फ्रीक्वेंसी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है अगर आप टेम्परेचर या लाइट स्टिमुलस देते हैं तो उससे, अदरवाइज वैसे इनके गति अपने आप से होती है। लेकिन गति के लिए कोई भी मूवमेंट का लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ऑसिलेटोरिया नाम रखा है तो इसमें मेन जो गति पाई जाती है वो दोलन गति होती है, ऑसिलेटरी गति पाई जाती है। जो टॉप होता है, नीचे का बेस फिक्स रहता है, और जो शीर्षस पार्ट होता है वो कभी दाएं कभी बाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक्सट्रीम साइड से एक साइड से दूसरी साइड में मूवमेंट करता रहता है। तो ये मुख्य गति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त विसर्पी गति होती है जिसमें कि जो फिलामेंट होता है आगे पीछे मूव करता है। इसके बारे में थ्योरी कुछ लोगों ने दी है कि इसमें जो छिद्र होते हैं उससे मिसलेज का सिक्रेशन होता है, और उसकी मात्रा का अधिक मात्रा कम मात्रा के अनुरूप जो फिलामेंट है वो गति करता है। तीसरी प्रकार की गति जो होती है वो घूर्णन गति पाई जाती है। घूर्णन गति में टिप फिक्स रहता है, बेस फिक्स रहता है नीचे, और जो ऊपर का टिप पार्ट होता है वो गोल गति में घूमता है, दाएं बाएं घूमने की बजाय गोल घूमता है। तो इसमें चित्र में आप देखेंगे ये दोलन गति है जो फर्स्ट में आपको दिखाई पड़ रही है। ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है विसर्पी गति में, फिलामेंट आगे पीछे घूमता है। और तीसरी जो है सी में घूर्णन गति है जिसमें कि टिप जो है गोल चारों तरफ घूम रहा है। प्रजनन की अगर हम बात करें ऑसिलेटोरिया में तो इसमें एसेक्सुअल प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन ये दोनों ही नहीं पाए जाते, सिर्फ कायिक प्रजनन पाया जाता है। उसमें भी मुख्य रूप से हार्मोगोनिया, या हम उसको विखंडन भी कह सकते हैं, विखंडन के द्वारा होता है। हार्मोगोनिया जो है कुछ कोशिकाएं 15-20 या 10 इस तरह से कुछ कोशिकाओं की के खंड होते हैं। ये तंतु के बीच में होते हैं छोटे छोटे खंड, और इन खंडों को अलग करने के लिए कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत कोशिकाएं होती हैं जिनको कि हम नेक्रिडियम बोलते हैं या पृथक्करण चक्रिका बोलते हैं। ये पृथक्करण चक्रिकाएं जो हैं उससे जब या तो म्यूसिलेज की वजह से नेक्रिडियम जो डेड सेल्स होते हैं वो या तो म्यूसिलेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, म्यूसिलेजिनस हो जाते हैं, तो ये हार्मोगोनिया अलग हो जाते हैं इनसे, या फिर ड्राई हो जाते हैं। अधिकांशतः जेलेटिनस मास बन जाता है तो उस पर ये एक 15-20 सेल का यूनिट अलग हो जाता है हार्मोगोनियम, और यह हार्मोगोनियम अंकुरित होकर के फिर नया फिलामेंट बनाता है। कभी कभी जो ये जो हार्मोगोनिया की जीवित कोशिकाएं होती हैं उनका प्रेशर होने के कारण से, क्योंकि इसमें सेल कंटेंट नहीं होता नेक्रिडियम में, तो नेक्रिडियम जो है वो उभयोतली या बायकॉन्केव दिखता है, और जो उसके सेल्स होते हैं हार्मोगोनिया के टर्मिनल सेल्स होते हैं वो कॉन्वेक्स टाइप के दिखते हैं, फिर ये नया फिलामेंट बनाते हैं। विखंडन के अंदर एक्सीडेंटली फ्रैगमेंट टूट सकता है, या वाटर में अचानक से कोई बहाव आ जाए तेज़ी से तो उसे डैमेज हो जाता है, उसके कारण से टूट जाता है। या कभी कभी कोई कीड़ा है, पानी का कीड़ा है, वो उसको काट दे तो खंड वो अलग हो जाते हैं और फिर वो नया सुखाए बनाते हैं। लाइफ साइकिल को अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें नहीं होता क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो सिंपल सा ऑसिलेटोरिया का तंतु बनता है, हार्मोगोनिया बनते हैं, वो अंकुरित होते हैं, फिलामेंट बनाते हैं। इसी तरह से फ्रेगमेंट्स जो टूट जाते हैं खंड, वो भी वापस से फिलामेंट बनाते हैं। इसका जो फिलामेंट्स हैं ये फिशेस जो होती हैं, छोटे फिशेस वो खाते हैं। ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स और ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और इससे जहाँ पर भी होते हैं तो उसकी सॉइल की फर्टिलिटी में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। कई बार बहुत सारी इसकी प्रजातियाँ ऐसी भी हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें ज़्यादा होता है पानी में वहाँ पर पाई जाती हैं, और उस परिस्थिति में ये वाटर ब्लूम्स कॉज करते हैं। वाटर ब्लूम्स में पानी की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसमें कई सारे पदार्थ और
टॉक्सिन्स वगैरह सिक्रीट हो जाते हैं जब ये इनकी डेथ होती है तब। और कई बार बहुत सारे फिलामेंट्स ग्रो करने की वजह से जो वाटर की जो कैनाल्स वगैरह होती हैं उसमें फिल्टर्स होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से ये ऑसिलेटोरिया कुछ हेल्पफुल भी है और कभी कभी ये नुकसान भी करता है।